Good evening, all of you. Today we shall discuss Charles Dickens' novel Hard Time. So let's start the novel. Before starting the summary of the novel, we will discuss some key points. जस्ट लाइक ये जो नावल है ये 1854 में लिखा गया था। जैसे कि चार्ल्स डिकन के जितने भी वर्क आए हैं वो सीरियलाइज फॉर्म में पब्लिश हुई थी। तो ये 1 अप्रैल 1854 में आया था और अगस्त 1812 में 12 अगस्त 1854 में ये आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है। सेटिंग की अगर बात की जाए तो इसकी सेटिंग 2 प्लेस में है। वन है आपका कॉकटाउन में एंड सेकंड इंग्लैंड में ये किया गया है। जेनरी की बात करते हैं तो ये जेनरी में आपका नावल है और ये सोशल क्रिटिसिज्म जो इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है, यानी कि चार्ल्स डिकन के जितने भी नावल्स हैं वो जितने भी हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस प्रेजेंट टाइम में विक्टोरियन एज में थी उनको उन्होंने अपने जितने भी नावल्स हैं उसमें प्रेजेंट किया है। टाइटल की बात करती हैं तो इसका कंप्लीट टाइटल है हार्ड टाइम फॉर दीज टाइम्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इन्होंने इनका कंप्लीट जो टाइटल है वो आपका हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स है। ये जो नावल आया था ये सीरियलाइज फॉर्म में, यानी कि ये वीकली आया था। ठीक है। तो अब हम इसके करैक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। करैक्टर की अगर हम बात करें तो मैन इसमें करैक्टर जो हैं वो आपके मिस्टर ग्रैडग्रिंड हैं जिनका पूरा नाम थॉमस ग्रैडग्रिंड है। ओके। एंड मिसेस ग्रैडग्रिंड है जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद में मिस्टर बाउंडरवी हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये इनके फ्रेंड हैं और इनका कंप्लीट नाम जो है वो जोसिया, क्या नाम है, जोसिया बाउंडरवी इनका कंप्लीट नेम है। तो इनके कैरेक्टर्स के नेम आपको याद करने पड़ेंगे। जब स्टोरी को अच्छे से हम रीड करेंगे तो कैरेक्टर्स भी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में थॉमस ग्रैडग्रिंड के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है लुइसा और दूसरे का नाम है टॉम। तो ये इनके 2 बच्चे हैं, लुइसा यानी कि इनकी बेटी है और टॉम इनका बेटा है। ठीक है। इसके बाद में एक लड़की आती है जिसका नाम सिसिलिया, जिसको सिसी जूप कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है इवन सिसी के बारे में, हु इज़ सिसी या किस नॉवल में आया है ये कैरेक्टर। एंड हर कंप्लीट नेम इज़ सिसिलिया, सिसी जूप के नाम से जानी जाती है। ये इनके फादर हैं मिस्टर जूप। इसके बाद में एक लेडी है मिसिस स्पार्सिट, ये जो आपके बाउंडरवी हैं जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनके यहाँ पर ये केयर टेकर का वर्क करती हैं। ठीक है। बाउंडरवी के यहाँ पे ये केयर टेकर हैं। दूसरा है रसेल स्टीफन, मिसिस पैगलर एंड जेम्स हार्ट हाउस, ये माइनर कैरेक्टर हैं आपके। ठीक है। स्टेफन जो है एक पुअर वहाँ पे वर्कमैन है। इसका पूरा नाम ब्लैकपूल है। स्टेफन ब्लैकपूल है इसका पूरा नाम। उनके यहाँ पे यानी बाउंडरवी के यहाँ पे एक वर्कर है। ठीक है। इसके बाद में मिसेस पैगलर जो हैं वो जो बाउंडरवी हैं, यानी कि यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया था, जो एक बिजनेसमैन है उनकी माँ है। और ये मिस्ट्री, ये सस्पेंस जो है सबसे लास्ट में नॉवल में ओपन होता है। इसके बाद में जेम्स हार्ट हाउस जो हैं ये भी एक अच्छा करैक्टर है, यानी कि यंग है करैक्टर, और ये मिलने आता है आपके जो बाउंडरवी हैं उनसे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी को, प्ले को, हम वो नॉवल को स्टार्ट करते हैं। Dickens hard times for these times. So as I told you before that its complete name is hard time for this time. वीकली सीरियल फॉर्म में आया था इन हाउस होल्ड वर्ड में, मीन्स ये मैगजीन का नाम है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स आए हैं वो सभी कुछ वीकली आए हैं, कुछ मंथली आए हैं और उन सब की मैगज़ीन भी अलग अलग है। तो उनसे मैगज़ीन के नेम भी आपको याद रखने हैं। अप्रैल 1 1854 टू अगस्त 12 1854 के बीच में ये आया था। इस कंप्लीट 1854 में ये आ गया था। विच इज़ कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम टेक्स English society into focus and also satirizes social and economic conditions of the times। यहाँ पे चार्ल्स डिकन ने जो वहाँ की
सोशल कंडीशन थी, जो भी प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, डिग्रेडेशन से जितने भी उनके नॉवेल्स हैं, तो उनके नॉवेल्स में, डिकेंस के नॉवल में उस टाइम की जो भी कंडीशंस थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो रिफ्लेक्ट उन्होंने की हैं। चाहे हम ओलिवर ट्विस्ट पढ़ते हैं या फिर हमने डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ा, तो उनके सारे ही नॉवल में उस टाइम की जो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने उसमें रिफ्लेक्ट की हैं। तो यहाँ पर इस नॉवल में उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को रिफ्लेक्ट किया है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं, नेमली सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। ये इसके 3 पार्ट्स दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो SRG से आप याद कर सकते हैं। It exposes the evils of industrialism, love for money and the worship for machinery। इस नॉवल में जो आपके थॉमस ग्रैडकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो मनी को इम्पोर्टेंस देती हैं, जो मशीनरी है उसको इम्पोर्टेंट देती हैं, यानी कि वो लैक ऑफ लव है उनके अंदर, जो लव की जो थ्योरी है वो उनके माइंड में नहीं है, और यही उन्होंने अपने बच्चों में भी डेवलप्ड किया हुआ है। लव को छोड़ के उन्होंने मशीनरी, उन्होंने फैक्ट की एजुकेशन अपने बच्चों को दी है। मटेरियलिज्म इज रेडिकल्ड वाइल इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आर प्रमोटेड किए जाते हैं। बट यहाँ पे ग्रेडकिन ने अपने बच्चों को जो एजुकेशन दी है, लास्ट में नॉवल के अंत में उनको इस चीज़ का अफसोस भी होता है। थॉमस ग्रैडकिन लिव्स इन कॉकटाउन में रहते हैं, तो सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेयर ही लिव, कॉकटाउन में, वाइल प्रमोटिंग यूटिलिटरिज्म को प्रमोट करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म मीन्स उपयोगितावाद होता है, यानी कि जो मशीनरी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इन स्पाइट ऑफ लव, थ्योरी, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। ही बिलीव्स इन फैक्ट्स एंड स्टेटिक्स पे विश्वास करते हैं, जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उनका कहना था जो तथ्य होते हैं वही लाइफ में आगे चल के वही रियलिटी ऑफ लाइफ होती हैं। लव, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ भी इमेजिनेशन, फीलिंग्स, इनको इन्होंने इग्नोर किया है, और अपने बच्चों को भी वैसे ही इन्होंने एजुकेशन दी है। लुइसा एंड टॉम्स आर हिज चिल्ड्रन आर गिविंग एजुकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। जैसे कि तथ्यों पर जो भी चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को भी डेवलप्ड उन्होंने किया है। उनके बच्चों के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लिटरेचर्स एंड फाइन आर्ट आर अननोन टू देम, बिल्कुल एजुकेशन मैंने बताया कि दी ही नहीं है, जबकि और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से लास्ट में इनको जाके इस चीज़ का अफसोस भी होता है। इसके बाद में इनके फ्रेंड हैं जोसिया बाउंडरवी, इस हिज इंडस्ट्रीज फ्रेंड हैं। ग्रैडकिन फील्स दैट, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके ग्रैडकिन जो है, जो सिसी जूप, अभी सिसिलिया जो सर्कस गर्ल है, उसको क्या मानती हैं, द डॉटर ऑफ अ क्लाउन इन द सर्कस में प्रूव टू बी अ बैड इन्फ्लुएंस। एक दिन सिसी जूप जो है एक क्रिएटिव आर्ट बना रही होती है, तो ग्रैडकिन को लगता है कि ये लड़की कहीं हमारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, तो वो इसको निकालने के लिए सोचती हैं कि नहीं, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है। बट एक दिन जब ये पता चलता है कि शिशिजुक के फादर उसको छोड़ के कहीं चले गए हैं, तो फिर वो शिशिजुक को अपनी बेटी को कंपनी देने के लिए उसको रख लेते हैं। आगे देखते हैं। सो ही थिंक्स ऑफ रिमूविंग हर फ्रॉम द स्कूल बिकॉज सी इज़, जो सिसी जूप है ये इमेजिनेशन, लिटरेचर, इनके ऊपर इसका इंटरेस्ट है, इसके ऊपर ये बात भी करती है, ठीक है। लेटर ही गिव्स अप दिस आइडिया एंड कीप्स शशि इन हिज होम एज अ कंपेनियन टू हिज डॉटर लुइसा की कंपनी में रखते हैं वो, जब उनको ये पता लगता है कि इसके फादर इसको छोड़ के गए हुए हैं। लुइसा इज 30 ईयर्स यंगर टू वाउंडरवी। अब क्या होता है, उनके फादर यानी कि लुइसा के फादर क्या सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की मैरिज वाउंडर बी से कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो वाउंडर बी हैं उनकी एज में और लुइसा की एज में 30 ईयर का डिफरेंट है। बट यहाँ पे जो थॉमस ग्रैडकिन हैं वो लुइसा को जो उन्होंने फैक्ट की और स्टैटिक्स की एजुकेशन दी है, उस बिहाफ पर वो उसे कहते हैं कि तुमको अपने भाई टॉम के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हारा भाई
अगर तुम्हारी शादी बाउंडर वी से हो जाती है तो तुम टॉम को भी अच्छे से सेटल कर पाओगी, यानी कि टॉम का भी फ्यूचर सुधर जाएगा और तुम भी ऐसे घर में जाओगी क्योंकि बहुत ही इस्टेब्लिश और अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो तुमको भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर जाके नहीं होगी। क्योंकि लुइसा अपने फादर की बातों को एग्री कर जाती है, क्योंकि उसने कभी भी फीलिंग्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, तथ्यों के आधार पर ही उसने अपनी लाइफ को सरवाइव किया है, तो वो एग्री हो जाती है बाउंडर वी से मैरिज करने के लिए। ओनली वन पॉइंट कि वो अपने भाई से बहुत ही अफेक्शनेट है, बट हर फादर मैरिज लुइसा टू जोसिया बाउंडर वी से शादी फिर कर देती हैं। वो स्टार्टिंग में एग्री नहीं थी, बट उसके फादर उसको इस चीज़ के लिए एग्री कर लेती हैं। और मैंने रीज़न क्या था, टॉम इज़ द ब्रदर ऑफ लुइसा, ही वर्क इन अ बैंक। इसके बाद में जब उसकी मैरिज हो जाती है उनसे, तो क्या होता है मैरिज के बाद में कि जो टॉम को क्या कर दिया जाता है, टॉम की वो जॉब लगवा देती है बाउंडर वी के यहाँ पे बैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाउंडर वी के घर में, यानी कि जोसिया बाउंडर वी जो हैं, उनके घर में एक लेडी हैं और उनका नाम क्या है, मिसेस स्पार्टसिट। ठीक है, जो कि लुक आफ्टर वांडर वीज अ हाउस होल्ड, मीन्स यू कैन से केयर टेकर के रूप में पूरी घर की देखभाल करती हैं, अच्छे से मैनेज भी कर लेती हैं। बट होता क्या है, बट आफ्टर द मैरिज ऑफ वाउंडर वी शी फील्स दैट हर प्लेस इज टेकन बाई लुइसा। लेकिन उनकी मैरिज के बाद में बाउंडर वी की, क्योंकि बाउंडर वी का जो भी डिसीज़न होता है या जो भी चीज़ें हैं वो अपनी वाइफ से डिस्कस करती हैं लुइसा से, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है मिसेस स्पार्टसिट को, कि मेरी इम्पोर्टेंस अब कम हो गई है जब से बाउंडर वी की मैरिज हुई है। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए जलसी भी होने लगी है। आगे ग्रैड ग्रिंड इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट के लिए उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। ही सेंड जेम्स हार्ट हाउस टू कलेक्ट एंड एनालिसिस फैक्ट अबाउट कॉक टाउन विद अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू वाउंडर वी। तो क्या करती हैं आपके जो थॉमस ग्रेडिग्रिंड हैं, वो जेम्स हार्ट हाउस को भेज देती हैं फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए कॉक टाउन के। जब ये जेम्स हार्ट हाउस पहुंचता है वाउंडर वी के यहाँ पर, तो वो लुइसा को देख के एकदम से हाईली कह सकते हैं पागल हो जाता है, क्योंकि लुइसा कम एज की है, सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है। तो वो वाउंडर भी जो होता है, जो जेम्स हार्ट हाउस होता है, वो कैसे भी करके लुइसा के पास में आना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, टॉम्स कम्स इन, इसके लिए वो क्या करता है, वो टॉम्स के ये देखता है कि लुइसा का इंटरेस्ट अपने भाई में है, यानी वो अपने भाई की हमेशा भलाई के लिए सोचती है, हमेशा भाई की केयर करती है। तो उसने सोचा कि मुझे टॉम से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसके बाद में मैं लुइसा के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ। ही फील्स अट्रैक्टेड टू हिम्स हार्ट हाउस मेक टॉम ड्रिंक एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम अबाउट लुइसा। और इसके बाद में वो क्या करती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा लेता है। यहाँ पर क्या होता है, मिसेस स्पार्टसिट कीप्स वॉच ऑन लुइसा एंड थिंक हर एज हर राइवल अ रॉबरी टेक्स प्लेस। अब क्या होता है, एक दिन जो आपके बाउंडर भी हैं वो कहीं गए हुए थे। ठीक है, तो लुइसा घर पे अकेली थी। इतने ही टाइम पे जो जेम्स हार्ट हाउस है वो आता है घर में। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, अ रॉबरी टेक्स प्लेस, एक छोटी सी घटना होती है, एक रॉबरी होती है। स्टेपन ब्लैकवुड इज सस्पेक्टेड। अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रेक। क्यों, इसके पहले की एक घटना है जो कि आपको अपने माइंड में सेट करनी है। क्या होता है कि एक दिन की बात थी कि जो आपकी लुइसा थी और जेम्स हार्ट हाउस थे, तो हमेशा से ट्राई करता है लुइसा के पास में आने के लिए कि उसके पास में आ सके, लेकिन लुइसा है हमेशा इस चीज़ के लिए क्या करती है, मना कर देती है। तो एक दिन लुइसा क्या होती है कि लुइसा और जेम्स आपस में बात कर रही होती हैं और मिसेस स्पार्टसिट उनकी बातों को चुपके से सुन रही होती हैं। ये लोग जाते हैं बाहर, ये एक जगह पर जाते हैं, एक फॉरेस्ट की साइड में जाते हैं अपना डिस्कशन करने के लिए, और मिसेस स्पार्टसिट इनकी दोनों लोगों की बातों को बड़ी गहरी से सुन रही होती हैं। और इसके बाद में लुइसा एकदम से गायब हो जाती हैं। तो मिसेस स्पार्टसिट को ये आवाज़ होता है कि लुइसा जेम्स हार्ट हाउस के साथ में भाग चुकी है।
ठीक है, अभी इनके माइंड में ये है और इन्होंने यही बात किससे बता दी, मिस्टर वाउंडरवी से भी कह दी कि लुइसा तो आपके जेम्स हार्ट हाउस के साथ में भाग चुकी है। ये तो थी एक घटना। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, एक करेक्टर है स्टेफन ब्लैकपूल, जो कि वाउंडरवी के यहाँ पर काम करता है एज अ वर्कर। ठीक है, वाउंडरवी जो जोसिया वाउंडरवी हैं वो अपने वर्कर को कम रुपए देती हैं और मनी माइंडेड भी हैं। ठीक है, तो स्टेफन ब्लैकपूल अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा ड्रिंक वगैरह करती थी। और स्टेफन ब्लैकपूल एक रसिल नाम की लड़की है जो अभी मैंने माइनर कैरेक्टर ऊपर डिस्कस किया था, उससे वो लाइक करता है और उसे शादी करना चाहता था। तो वो वाउंडरवी के पास में जाता है रुपए के लिए कि सर आप ये बताइए मैं अपनी वाइफ से कैसे डाइवोर्स ले सकता हूँ। तो वाउंडरवी उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए तो एक एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद में तो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हो। लेकिन बाउंडर व्यू से रुपए नहीं देती हैं और ये कहते हैं कि जाओ अपना देख लो जाके मैटर। ठीक है, अब बेचारा स्टेफन ब्लैकबुल परेशान होता है। उतनी ही टाइम में जो टॉम था, ठीक है, टॉम ये सारी बातें सुन रहा होता है। तो टॉम इशारे से स्टेफन ब्लैकबुल से कहता है कि पास में जो बैंक है ना, तुम उस बैंक के पास में मुझे मिलना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेफन ब्लैकबुल क्या करता है कि टॉम को मिलने के लिए बैंक के पास में जाता है और 1-2 दिन वहीं पे चक्कर लगाता है। पहले स्टेफन ब्लैकबुल कहता है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये शहरी छोड़ के जा रहा हूँ। तो टॉम कहता है कि नहीं तुम अभी मुझे मिलना। तो ये बैंक के आसपास में वो भटकता है। कुछ दिन बाद पता लगता है कि बैंक में हो जाती है रॉबरी और पूरा शक लोगों को जाता है स्टेफन ब्लैकपूल पे। क्यों? क्योंकि एक तो ये शहर छोड़ के भाग रहा था और दूसरा ये कि ये बैंक के आसपास में ही वहाँ पे वंडरिंग कर रहा था, तो लोग इसको ही सस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर है मिसेस पैगलर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेडी है मिसेस पैगलर करके, तो वो घूमती रहती हैं बाउंडरवी के घर के आसपास में, वो भी घूमती रहती हैं। जबकि बाउंडरवी का ये कहना है कि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ। वो लोगों के ऊपर ये एहसास दिलाता था कि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, यानी कि मैंने जो भी हासिल अपनी लाइफ में किया है वो खुद से ही अपनी लाइफ में हासिल किया है। ठीक है, बट उनकी ये चीज़ बाद में जाके ओपन होती है कि वो मिसेस पैगलर के बेटे हैं जो कि ऑलरेडी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, और कोई भी सेल्फ मेड व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे स्टेफन ब्लैकपूल क्या होता है, जब भाग जाता है वो, तो रसिल ये जाती है और उससे कहती है कि तुमको तो ऐसे तो तुमको सज़ा मिल जाएगी, तुम जाओ और वहाँ पे जाके अपनी अपनी चीज़ों को डिस्कस करो जाके, अपने आप को बताओ जाके कि नहीं तुमने ये सब नहीं किया है। तो ब्लैकपूल आता है, स्टेफन ब्लैकपूल आता है अपनी बात को बताने के लिए, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाता है। और वहाँ पे गिरने के बाद में जब वो गड्ढे में गिर जाता है उसके पहले वहाँ पे लुइसा आती हैं, तो वो लुइसा और रसेल को बताता है कि ये रॉबरी मैंने नहीं की है, बल्कि किसने की है, टॉम ने ये की है। एंड टॉम इज़ फाउंड द गिल्टी, और टॉम को गिल्टी पा लिया जाता है। Relations between Louisa and Hart House becomes strong and deep. Louisa leaves the homes of Wanderways of her father's homes. मैंने बताया था कि लुइसा जो थी, जो जब जाती है हार्ट हाउस के घर में, तो वो और कहीं नहीं गई होती है बल्कि वो अपने फादर के घर में गई होती है। और यहाँ पे मिसेस स्पार्टसिट जो पहले से ही ऑलरेडी इससे लुइसा से जलती हैं, तो उनको एक मौका भी मिल जाता है। इसके बाद में वो अपने फादर के पास में जाती है और कहती है कि फादर आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। ठीक है, आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है क्योंकि आपने हम लोगों को फैक्ट और स्टैटिक्स की एजुकेशन दी, आपने फीलिंग्स और मुझे फीलिंग्स की एजुकेशन से नहीं दी, मुझे जो एक लाइफ में लव है उसकी एजुकेशन नहीं दी, और मैं उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो उनके फादर भी इस चीज़ से रियलाइज़ कर जाते हैं। हर फादर रियलाइजेस दैट ही नेवर लव्ड हिज डॉटर, ही डिक्लेयर दैट हर डॉटर इज़ फ्री टू मेक हर ओन चॉइस। इसके बाद में जो लुइसा होती हैं, उनके फादर को ये गलती का एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे मैंने अपनी बेटी के साथ में गलत किया है, मुझे उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर क्या होता है
बाउंडर वी ब्रिंग्स बैक मिसिस स्पार्टसिट टू हिज हाउस होल्ड टू वर्क एज अ हाउस कीपर। इसके बाद में जो जब बाउंडर वी जाते हैं इनके घर में कि मैं तो अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन लुइसा मना कर देती है कि नहीं, अब मैं आपके साथ में नहीं रह सकती हूँ। इसके बाद में बाउंडर वी वहाँ से ना तो लुइसा जेम्स हार्ट हाउस के पास में जाती है और ना ही बाउंडर वी के पास में जाती है। वो अकेले अपने फादर के ही घर में रहती है और यहाँ पे फिर मिसिस स्पार्टसिट हैं, वो भी उनको बुला लिया जाता है। आगे क्या होता है, फिर इसके बाद में कुछ टाइम बाद में जो मिसेस स्पार्टसिट हैं उनको ये डाउट होता है कि कोई लेडी है मिसेस पैगलर करके, हु इज़ द मदर ऑफ बाउंडरी। ये बाद में ओपन होता है कि वो उनकी माँ है, किसकी, बाउंडर वी की। द डिस्क्लोजर मेक्स बाउंडर वी सो अनहैप्पी दैट ही रिव्यूक मिसेस स्पार्टसिट। यहाँ पे मिसेस स्पार्टसिट ये कहती हैं कि मे बी कि ये चोरी ना मिसेस पैगलर एक लेडी हैं, वो बार बार घूम रही हैं, उसने की हो। वो खींच के जब उनको लेके आती हैं तो बाउंडर वी को पता लगता है ये तो उनकी माँ है, तो बाउंडर वी इस बात के लिए नाराज भी होती हैं मिसेस स्पार्टसिट के ऊपर। यहाँ पे स्टीफन के बारे में बताया जाता है, स्टीफन फॉल इनटू द माइन, इट रिजल्ट हिज डेथ। उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि वो एक माइन में गिर चुका है। बिफोर डेथ ही रिवील्स हाउ टॉम हैज़ चीटेड हिम। टॉम इज इसके बाद में टॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाउंडर बी डिसमिस कर देती हैं मिसेस स्पार्टसिट को, क्योंकि स्पार्टसिट के मन में बहुत ही जलसी हो चुकी होती है और बाउंडर भी इस बात के लिए बिल्कुल भी उनके ये माइंड से ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो चुकी होती हैं कि हाँ, इनका भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में है, इन्वॉल्वमेंट है। बाउंडर वी ऑल्सो डाइज ऑफ ए फिट, ये लास्ट में होता है, ये लास्ट का पोर्सन है कि सबके साथ में क्या क्या हो रहा है। बाउंडर वी डाइज ऑफ ए फिट से उनकी डेथ हो जाती है। शिशी जो की मैरिड हो जाती है, शी विद हर चिल्ड्रन के साथ में रहती है। गिव्स सोलेस टू लुइसा लुइसा जो उनके बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। टॉम हु इज़ पुट इन डिस्गाइज इन दी सैलरी सर्कस डाइज इन अ फॉरेन कंट्री। कुछ टाइम के लिए टॉम को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक सर्कस में रख देते हैं ताकि वो पुलिस से बचा रहे, लेकिन फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये था आपका नॉवल